एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। चूल्हा औरत का वजूद मुकम्मल कर देता है, वरना औरत खाली खाली आधी आधी सी महसूस होती है। चूल्हे की गर्मी से रुखसारों पर पसीने के जो कतरे उभरते हैं वो मोती से लगते हैं। चूल्हे के करीब बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। मेरा ख्याल है कि ऐसा खाना जल्द हज़म हो जाता है, क्योंकि उसमें दबाव नहीं होता। इधर उधर के दबाव क्या कम होते हैं। ज़िंदगी में आधा जितना शामिल होता जाता है वहाँ पढ़ते जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी मैंने चुपचाप वहाँ से निकल जाने में अफियत समझी। ऐसे हाल में जब राजेपुर में गुज़श्ता रात 9-10 कत्ल हो गए हों और अंग्रेज़ अफसर मेजर रॉबर्ट पुरअसरार तौर पर गायब हो गया हो। मुझे घर में बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अगर लाशें सड़क से ना उठाई गई होंगी तो राजेपुर की पुलिस का खाना पीना और सोना जागना हराम हो गया होगा और आईजी मेहता साहब को तो एक बार फिर मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जितना सोचता था पेचीदगियाँ ही पेचीदगियाँ नज़र आती और इसलिए मैंने सोचना कम कर दिया और मैंने संध्या, पारो, शारदा और फरीद के हुस्न जमाल और खदो खाल पर शायरी शुरू कर दी। बहुत से शेर लफ्ज़ों में मुंतकिल नहीं होते, उन्हें आदमी अपने अंदर कहना सुनना और सर धुनता रहता है। मगर दोपहर का वक़्त था, आफ़ताब आलम ताब शबाब पर था और मैं इस वक्त शेर व शायरी के लिए मौजू नहीं था। फूल भी ऐसे वक्त बूझल हो जाते हैं। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो इंतकाम लेता हुआ नज़र आता है। विनिश के पास से भीड़ चढ़ चुकी थी और उसने कमरा बंद कर दिया और सेक्रेटरी को हदायत करके मुझे ख्वाबगाह में ले गया। वो कुछ परेशान मालूम होता था। मोहन, और उसने मुंतशिर लहजे में कहा, अभी अभी इतला मिली है कि राजेपुर की हर सड़क पर अंग्रेज़ की फ़ौजी गाड़ियाँ गश्त कर रही हैं। क्या लाशें दराफत कर ली गई? और मैंने इत्मीनान से पूछा। और लाशों का जिक्र नहीं किया उन्होंने? नहीं, उसने कुछ और नहीं बताया और वो वहशत में बोला, तो फिर आराम कीजिए, असल मसला लाशों का था। अगर उनमें से एक आदमी भी पहचान लिया जाता तो जगदीप के बहुत से लोगों को परेशान होना पड़ता। उधर मैं गिरफ़्तार कर लिया जाता, लेकिन जगदीप बापू बहुत समझ बूझ के आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ भी जो सलूक किया वो ख़ुद भी महफूज रहे या यार जिंदा सोबत बाकी। आप मुतमिन रहिए, ये पता नहीं चलेगा कि मकतूल कभी पैदा भी हुए थे या नहीं और उसे राजेपुर की पहाड़ियों के कबाइल का बाहमी झगड़ा समझा जाएगा। वैसे भी ये एक नामुमकिन बात है कि सिर्फ एक तरफ की लाशें गिरी हों। ये तो सरीहन आपस का फसाद है। और अंग्रेज़ को हिंदुस्तानियों की लाशों से इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? उनकी तादाद जितनी कम होगी अंग्रेज़ों के लिए मसरत का सबब बनेगी। वो तो हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तानी देखना ही नहीं चाहते। तुम्हारा तजदीन कीरीन कयास है, मगर ये रॉबर्ट कहाँ गायब हो गया? उसने किन नक्शों से मुझे देखा और रात भी उसके सिलसिले में फ़ोन आया था। तुम इस बात को कोई अहमियत क्यों नहीं दे रहे? उसी खबर से तो तशवीश महाराजा और राजकुमार जगदीप को होनी चाहिए। महाराजा के नज़्मो नस्क पर दाग आया और जगदीप का एक दोस्त लापता हो गया। आप क्यों परेशान बैठे हैं? अगर मेजर को कोई हादसा पेश आ गया तो ये रियासत के लिए एक लर्जा खेज बात होगी। विनिश ने मेरी सूरत देखते हुए कहा, हाँ ये तो है, मगर रियासत जो कि तू कायम रहेगी, शक हम पर भी किया जाएगा। मुमकिन है कि बाद में हमारे हक़ में मुफीद नताइज बरामद हों, क्योंकि ये बेबुनियाद शक होगा। तुम बहुत वसूख से बातें कर रहे हो, विनिश ने चुभते हुए लहजे में कहा। शदीद ख्वाहिशों में ऐसा ही होता है। मैंने मेजर की गुमशुदगी पर विनिश ने गैर मोहतात तबसरा किया था। फ़ोन की घंटी बर वक़्त बजी। विनिश ने जल्दी से रिसीवर उठाया और नहायत तवज्जो से मुखातब हुआ, मगर फिर उसके चेहरे पर शादमानी बिखर गई। मैं समझा था कि राजकुमारी कमल है, मगर वो रीटा थी। विनिश ने उसकी शिकायत की कि उसने आने का वादा किया था और अब तक क्यों नहीं आई। वो उससे रस्मी शगुफ्ता बातें करता रहा, फिर अचानक कुर्सी से उछल पड़ा। मोहनदास, और उसने हैरत से दोहराया, वो मोहनदास। चंद लम्हे ठहरिए। उसने मुझे घूर कर देखा और रिसीवर हाथ पर रखकर कहा, वो तुम्हारा नाम ले रही है।
लाइए फ़ोन मुझे दीजिए। और मैंने मुस्कुरा कर कहा। विनिश पर ऐसी हैरत कभी तारी नहीं हुई थी। उसने रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक पैदा हो गई। ओहो हेलो रीता। और मैंने शाइस्ता अंग्रेज़ी में उससे मुखातब किया, तुम कैसी हो? मुझे रात भर फिक्र रही कि तुम खैरियत से तो पहुंच गए। हाँ, ये एक खूबसूरत सफ़र था। तुम कब आ रही हो? बस अब आ जाओ। और सुनो, रात की बातें याद है ना? मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती, उसने अज़म से कहा। यहाँ आओ तो प्रोग्राम बनाएं। तुमने कर्नल से इजाज़त ले ली होगी। और हाँ, कर्नल का क्या हाल है? मेरा ख्याल है कि रात मेरे और उनके दरमियान एक दिलचस्प मुनाजरा हुआ था। डैडी तुमसे बहुत मुतासर हैं और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है। तो कब आ रही हो तुम? शाम तक, सरे शाम आ जाऊंगी। और उसके लहजे में खुशी टपक रही थी। विनय चंद्र की हालत नाकाबिले बयान थी और मैं उसके सामने रवां और पुख्ता अंग्रेज़ी में रीता से बातें कर रहा था और वो मुझे तेज़ और वहशतज़दा नज़रों से घूर रही थी। मैंने रीता से पूछा, सुनो, मेजर रॉबर्ट का क्या हुआ? क्या वापस आ गया? पता नहीं, डैडी अभी अभी किसी से फ़ोन पर कह रहे थे कि उसे अचानक हाई कमान ने तलब कर लिया है और मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। वो कताहट से बोली। तो हम बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने रिसीवर केबल पर रख दिया। ज़ाहिर है कि मुझ में विनिश से नज़रें मिलाने की जुर्रत नहीं थी। चंद लम्हों तक कमरे में भयानक सन्नाटा तारी रहा और फिर विनय चंद्र की गलोगीर आवाज़ आई, शर्मा क्यों रहे हो? वो मेरे करीब आ गया और उसने मुझे बाजुओं से पकड़ कर उठाया और बेतहाशा गले से लगाया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री आज मिली है। वो मुझे गले से लगाए कमरे में नाचने लगा, फिर थक कर मसहरी पर गिर गया। तुमने बताया बहुत सताया है मोहन, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं सर झुकाए खामोश खड़ा था। और तुमने खुद को इस कदर क्यों छुपाया? और तुम कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। वह शदीद जज्बाती लहजे में कह रहा था। और ये सब तुम्हें तुम्हारे मुंह पर गालियां देते रहे और तुम सुनते रहे। तुम क्या बला हो मोहन, और तुमने तो मुझे तबाह कर दोगे। मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप शर्मिंदा हो रहे हैं या शर्मिंदा कर रहे हैं? कर्नल की लड़की हमसे ज़्यादा तेज़ निकली। जो हम नहीं जान सके वो उसने जान लिया। उसके सिवा और क्या सूरत थी? वो यहाँ आ रही है और उसे यहाँ आना चाहिए। मैंने कल रात अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। अब हम इत्मीनान से उसकी मेहमान नवाजी कर सकेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमसे आप कब तक दूर रहेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी आवाज़ भर्रा गई। मोहन, उसने वालहाना अंदाज में मुझे पुकारा। सब पर्दे उठा दो मोहन, बाद औक़ात बहुत दूरी, बहुत अजनबियत महसूस होती है। अब कुछ नहीं रह गया है, बस आंखों का हिजाब रह गया है। वो कुछ उदास सा होकर आरामदा कुर्सी पर ढेर हो गया और उसकी गर्दन ढल गई। मैंने उसकी पेशानी चूम ली। जी में आया कि सब कुछ उसे साफ साफ बता दूं कि मेरा असल नाम क्या है, मैं कौन हूं और यहाँ दीवारों में छुपने क्यों आया था। वो पर्दे रहने दीजिए विनिश बाबू, जिनसे किसी की पर्दा पोशी होती हो और आपके लिए वो बेज़रर भी हों। और मैं तो आपको उन पर्दों के अंदर से भी नज़र आ रहा हूँ। और मैंने उसका हाथ खींच कर उसे उठाया। अब आइए, उठिए, रीता की मेहमान नवाजी के अहकाम सादर कीजिए और मेरे चंद मशवरे भी दिल पर नक्श कर लीजिए। ख्याल रहे कि आकाज़ादी आ रही है। ग़ुलामों को हर एतबार से मुस्तैद और चाकुचबंद हो जाना चाहिए। उनकी खुशी में हमारी खुशी, उनकी रज़ा में हमारी रज़ा है। बल्कि मलका बरतानिया की मेहमान नवाजी का एजाज़ हासिल कीजिए। मेरा एजाज़ तो तू है मोहन। अब मुझे खौफ रहने लगा है कि मुझसे ये एजाज़ छीन ना जाए। और उसने मेरे कान पर हाथ डालकर कहा, मैं तुझे तय खाने में बंद कर दूंगा या तेरे लिए एक पिंजरा बनवा दूंगा। काश तू लड़की होता। मैं समझता हूँ कि मेरी आपसे शादी हो चुकी है। बज़ाहिर ये लफ्ज़ शायरी नज़र आते हैं, मगर इस शायरी में असर नहीं होता जिसे सीने की तपश से सींका ना गया हो, जिसके अमेज़े में खून के छींटे ना डाले गए हों। लफ्ज़ों का एक चेहरा होता है और हर चेहरे पर सब कुछ नज़र आ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है या सच। मैं विनय चंद्र से बहुत कुछ छुपा रहा था, मगर मेरा चेहरा भी तो सुलग रहा था। वो जब मेरी आंखों में देखता तो अपने तमाम मतालबे, अपने तमाम सवाल वापस ले लेता था। इज़्ज़त माँ बाप कर्नल हार्डिंग की लड़की के लिए विनिश के बराबर वाले खसूसी मेहमानों के कमरे मुफ्तशिश कर दिए जाए। मुलाजमों और बांदियों की एक फ़ौज वहाँ तैनात कर दी गई। आनन फानन भून में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ऑफिसर इन कमांड की दुख्तर नेक दुख्तर जलवा अफरोज़ हो रही है और मेरे मशवरे पर पारो को रीता के प्रोटोकॉल का इंचार्ज बनाया गया। बून के पुराने मुलाजमों को बुलाकर रक्सगाह, तरबगाह, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, रेस के मैदान, अस्तबल, हाथी खाने और बाग की सफाई का हुक्म दिया गया।
हौज़ का पानी बदलने का भी हुक्म सादर हुआ और राजेपुर के नवासे बाजीगर, जोगी, साजिंदे, तवाइफें और भांड तलब कर लिए गए। बावर्चियों को अला किस्म के पकवान बनाने की हदायत की गई और शाम तक विनिश हुक्म देता रहा। हुक्म देता हुआ आदमी कितना बड़ा लगता है और ज़िंदगी में कामयाब आदमी की एक ही निशानी है कि वो कितने ज़्यादा हुक्म देने पर कादिर है। शाम को भून में हर तरफ हलचल मच गई। रीता का जुलूस शान शौकत से भून में दाखिल हुआ। वो एक बड़ी स्याह गाड़ी में रौनक अफरोज़ थी। पीछे 2 गाड़ियाँ उसकी निगरान थी, एक बॉडीगार्ड दस्ता, एंग्लो इंडियन गवर्नर्स, बाकी गाड़ियाँ रुखसत हो गईं। राजकुमार और उसकी बहनों और रानियों ने रीता को हाथों हाथ लिया। हिंदुस्तानियों की यही बातें तो अंग्रेज़ों को बहुत मरगूब थीं। हिंदुस्तानी हर फरंगी को बादशाह और हर फरंगन को मलका समझते थे। एक तरफ पारो, दूसरी तरफ विनिश, दाएं बाएं बहुत सी रानियां। शारदा उनमें सबसे पीछे थी और प्रीत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सब ने रंग बिरंगे लिबास पहन रखे थे। बदन के रंग क्या कम थे कि लिबास के रंगों ने धूम मचा दी। रीता बेकरारी से इधर उधर देख रही थी। मुलाकाती कमरे में विनिश ने सबसे उसका तारफ़ कराया और मैं दूर खड़ा हुआ। ये इबरतनाक नज़ारा कर रहा था। आखिर रीता की आवारा नज़र मुझ पर आ पड़ी और मैंने अदब से गर्दन खम कर दी और मैं उसका तासर नहीं देख सका। कर्नल हार्डिंग ने अपनी लड़की रीता को नाजुक वक़्त में विनिश के यहाँ बतौर मेहमान आने की मंजूरी दे दी थी और मेजर रॉबर्ट की गुमशुदगी का अज़र तराश लिया था। उससे कर्नल की फरासत का इज़हार होता था कि वह रियासत के अवाम को ये तासुर देना चाहता था कि अब अंग्रेज़ आसानी से गायब किए जा सकते हैं। इक़्तिदार का पहला नुक्ता बर्दाश्त है और ज़िंदगी के इक़्तिदार का यही नुक्ता है कि ये बात अभी तक लाइंजल थी और अंग्रेज़ी खोजी मेजर की लाश दरियाफ़त करने में कामयाब हुए या नहीं, या यूं ही हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर कर्नल ने मेजर की गुमशुदगी को दूसरा रंग दे दिया। बहरहाल कुछ भी हो, मुझे राजकुमार जगदीप का ख्याल आ रहा था। बाप से महरूमी, यार जानी परशोत्तम से जुदाई, रात 10 जानसारों से दायमी इंतका और मेजर रॉबर्ट जैसे दोस्त का रूठ जाना और अब प्रकाश बूंद में रीता की आमद, इन सदमों से उसे जहाँ बार तो नहीं होना चाहिए था। कुछ देर बाद पता चला कि इंग्लिस्तान से ताज़ा वारद उसकी बहन अनीता भी बतौर मेहमान प्रकाश बूंद में जलवा फरमा हो चुकी है। उसे दोबारा देखने को वैसे भी तबीयत चाह रही थी। रात तक ना जाने क्या क्या हंगामे होते रहे। इशाइये की तवील मेज़ सज गई। शारदा ने आंखों में मुझसे दरख्वास्त की कि मैं वहाँ से दफ़ा हो जाऊँ, क्योंकि मेरी मौजूदगी में खाना उसकी हलक से नहीं उतरेगा और मैंने विनिश को उस कमरे में अपना ली जहाँ की दीवारें मेरे बहुत से मुनाज़र की शाहद थीं। मुझे प्रोग्राम मालूम था। खाने के बाद हाल में नगमा सरूर की महफल सजने वाली थी। हमने तरन्नम को जानबूझकर उसमें शामिल नहीं किया। ये शब राजेपुर की मशहूर तवाइफ़ों के गले की नुमाइश के लिए मखसूस कर दी गई। गाना शुरू हो चुका होगा, लेकिन उधर मैं तन्हा उस वसी और ईद कमरे में पड़ा हुआ था कि विनिश ने आकर मुझे उठाया और इसरार करके महफल में ले गया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उनमें से एक हसीन व जमील लड़की मेरी शनासा निकल आई। हसीन चेहरे आसानी से कोई नहीं बोलता। याद किया तो याद आया कि वो रागनी है, जिसे एक बार मैंने राजेपुर के बाज़ारी हुस्न में देखा था। रागनी ने मेरी शिनाख्त के लिए कुछ देर आंखें पिटपटाई, फिर बड़े नाज से सलाम किया और उसका ये गमज़ा इतना बराह रास्त और वाज़ेह था कि मैं सब की निगाहों का हदफ बन गया और वहीं ज़मीन में धंस गया जहाँ खड़ा था। निशस्त फर्शी थी और हजूम कम नहीं था। मैंने प्रीत को तलाश किया और उसने शायद रात के वाक़े और मेजर के साने से इतना गहरा तासुर लिया था कि रीता की पजीराई के लिए भी नहीं आई। प्रीत उदास होकर और दिलकश हो जाती। गो यहाँ बड़ी नादर रोज़गार हसीन 2 शेज़ाओं का इज्तिमा था, लेकिन मेरा दिल प्रीत को देखने के लिए तड़पने लगा। विनिश दूर बैठा था और मैं खाली हाथ प्रीत के पास नहीं जा सकता था। विनिश के पास सबसे आगे जाकर उसके कान में कुछ कहना अदाब महफिल के ख़िलाफ़ था। ना जाने कैसे सुंदिया खिचखिची हुई जूतियों के करीब आ गई। उधर मुगलिया ने राग छिड़ा और उधर ने चुपके से कहा, चलो सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ और दरवाज़ा खुला रखती हूँ, या जहाँ तुम कहो थोड़ी देर में तुम आ जाना, मेरी मुलाजमत ख़तरे में पड़ जाएगी। और मैंने खौफ से जवाब दिया, हुश्त और तुम कैसे आदमी हो, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ।
یہ گانا تو تم روز سن سکتے ہو اور ایسا موقع پھر کب آئے گا؟ آپ یہاں بیٹھیے اور میں باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر لہراتا ہوا عمارتوں کے درمیان سے گزرنے لگا اور میرے پیر اپنے آپ پریت کی جانب بڑھنے لگے۔ جیب میں کوئی کام کی چیز نہیں تھی، دونوں خالی پستول صبح وینش نے جیب سے نکال لیے تھے۔ پریت کی قیام گاہ کی کھڑکیوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ جب سے بینا رانی کا قتل ہوا تھا یہاں خاصی احتیاط کی جانے لگی تھی۔ میں ایک آڑ سے محل وقوع کا جائزہ لیتا رہا۔ خون ایک آتش سیال تھا جو رگوں میں گرج اور دھمک رہا تھا۔ ارد گرد سناٹا تھا۔ جن دربانوں اور محافظوں نے مجھے دیکھا میں انہیں چوکس رہنے کا مشورہ دیا اور جیسے میں حفاظتی اقدامات کے معائنے کے لیے نکلا ہوں۔ سب جانتے تھے کہ راج کمار کی نظروں میں میری کیا حیثیت ہے۔ میں چلتا ہوا دوبارہ موسیقی کی بزم میں پہنچ گیا۔ سندھی اب کھسکتے کھسکتے دروازے پر آ گئی اور میں نے مایوسی کے اظہار میں اپنے کندھے اور ہونٹ سکیڑے۔ وہ تلملا گئی۔ ہر جگہ پہرا ہے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ تمام دربان جاگ رہے ہیں۔ مجھے احساس تھا اور اس محفل کے اختتام کے بعد میری مصروفیت کس قدر بڑھ جائے گی۔ جب سے ریتا آئی تھی آنکھوں آنکھ میں بات ہوئی تھی، دل پر عجیب بے چینی سی طاری تھی۔ مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا اور جیسی سندھیا کی توجہ کسی اور جانب مبذول ہوئی، میں دھیرے سے اٹھ گیا اور ہال کے باہر اندھیرے سین میں آ کر ستارے تکتا رہا۔ یہاں بھی اندر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچھ دور اور چلا گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ کسی دلکش آواز نے اندھیرے میں آہستہ سے مجھے پکارا، سنو، اور میرے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اندھیرے میں اس کی شکل صاف نظر نہیں آئی، البتہ اس کے لباس کی سرسراہٹ اور خوشبو سے کسی بھی حسین ترین لڑکی کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ کون؟ اور میں نے اپنی جگہ ٹھہر کر پوچھا۔ وہ اور قریب آ گئی اور جب میں نے اسے شناخت کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ انیتا تھی، جگدیپ کی بہن، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول موجود تھا۔ میرے ساتھ آؤ، اور اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ اس کی سرد آواز مجھے اپنی رگوں میں جمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہوا اور سارے جسم پر ایک سناٹا چھا گیا۔ میں حرکت کرنے کی بجائے اپنی جگہ ٹھٹر کر رہ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بالکل نیا پستول چمک رہا تھا۔ شاید اسے اس سے پہلے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس اچانک آفتاب پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جہاں ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے وہاں وہ جگہ رقص و سرور کے حال سے دور تھی۔ درمیان میں دبید اندھیرا حائل تھا اور میرے ارادے کی قوت اتنی منتشر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پستول کی کرشمہ کاری کا مجھ سے زیادہ معترف کون ہوگا؟ کوئی اور ہوتا تو میں اسے مذاق سمجھتا۔ وہ کنور جگدیپ کی بہن تھی اور اپنے باپ کے سبق میں شریک ہونے آئی تھی، جسے دنیا سے جلد از جلد بھیجنے کا انتظام میں نے کیا تھا۔ میری وجہ سے اس کے بھائی جگدیپ کی پرکاش بون میں رسوائی ہوئی تھی۔ اس نے انگلینڈ سے واپس آ کر میرے بارے میں کیا کیا داستانیں نہ سنائی ہوں گی۔ میں اس کا مزاج آشنا بھی نہیں تھا۔ جو لڑکی رقص و سرور کی ہنگامہ خیز محفل میں میری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایک نئی جگہ میرا تعاقب کرنے کی جرأت بھی رکھتی ہو، اس سے کچھ بعید نہیں تھا بعد میں چاہے کچھ ہو اور وہ کسی بھی لمحے یہ افسانہ تراش سکتی ہے کہ میں نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا تھا۔ وہ ہزار عذر پیش کر سکتی تھی اور بعد میں جو ہوتا سو ہوتا۔ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اور میری ذہنی گمشدگی پر اس نے سرد آواز میں دوبارہ مجھے اپنا جارحانہ حکم کا ٹھوکا مارا، میرے ساتھ آؤ۔ جیسے اس نے یہ کہا اندھیرے میں اچانک کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ چاپ قریب آنے کے بجائے بتدریج دور ہوتی گئی۔ میرا خیال تھا کہ چاپ کی وجہ سے وہ متزلزل ہو جائے گی، مگر اس کے پائے ثبات میں جنبش نہیں ہوئی۔ یقیناً کوئی تیزی کے ساتھ ادھر سے گزرا تھا اور یہ منظر دیکھ کر دہشت سے بھاگ نکلا تھا اور مجھے اس پر غور کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ انیتا نے ایک بار پھر مجھے سخت لہجے میں مخاطب کیا، گویا وہ مجھے کسی ایسی سنسان جگہ لے جانا چاہتی ہے جہاں اس کے پستول کی آواز لوگ نہ سن سکے اور جہاں سے اسے اندھیرے میں گم ہونے میں بھی آسانی ہو۔ اس کا نشانہ سیدھا اور صاف معلوم ہوتا تھا۔ گولی چلتی تو ٹھیک میرے دل پر لگتی اور میری کسی قسم کی پھرتی مجھے بدترین نتائج سے دوچار کر سکتی تھی۔ پستول کو شرارتیں ناپسند ہوتی ہیں۔ مجھے پستول کی برہمنی سے کئی بار واسطہ پڑ چکا تھا، مگر اس بار صورتحال مختلف اور خطرناک تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور اسی رد عمل کا اظہار کیا جو پستول ایجاد ہونے کے بعد دنیا کے تمام لوگ کرتے آئے ہیں۔ خوف اور خلجان کے وہ برفیلے لمحوں میں گزر گئے اور پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنے ارادے کا اڑتا ہوا سارا سرا پکڑا۔ راج کماری انیتا، اور میں نے بہت بانا اسے مخاطب کیا، آپ؟ میں سیوک موہن داس ہوں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔
ادھر آؤ، اور اس نے پستول والے ہاتھ کو حرکت نہیں دی بلکہ دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں جناب راج کمار وینو چندر کا خاص ملازم ہوں اور میں تمہیں سے مخاطب ہوں۔ اس نے تیزی سے کہا۔ چلو، کہاں؟ آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہیں؟ تم مجھے یہیں پستول چلانے کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ کیا مجھے مارنا چاہتی ہیں؟ میں نے خوف زدگی سے کہا۔ کیا تمہیں اب بھی زندہ رہنے کی توقع ہے؟ راجکماری، آپ کو ضرور کسی نے بہکایا ہے، میں نے اضطراب میں کہا، اور میں یہاں کا ایک ادنا ملازم ہوں اور بس۔ آپ میری جان لے کر کیا کریں گی؟ وہ 2 قدم آگے بڑھائی اور اس نے پستول والا ہاتھ نحوست سے اٹھا لیا، جیسے وہ مجھے ابھی نشانے پر لے گی۔ میں بائیں جانب مڑ گیا اور جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، گفتگو کو طول دینے کا بہانہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کوئی بھٹکتا ہوا ادھر آ جائے اور جو شخص یہ منظر دیکھ کر بھاگا ہوا اندر گیا ہے وہ ضرور اندر اس ماجرے کی خبر کر دے گا اور بہت سے لوگ اس طرف دور پڑیں گے۔ ممکن ہے کہ سندھیا بھی مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آ نکلے، مگر کوئی نہیں آیا۔ پرکاش بھون کے سب سے بڑے ہال میں رقص اور نغمے کی بزم سجی ہوئی تھی اور میں سرنگ محفل سے گھبرا کر اس ویران اور اندھیرے گوشی میں پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انگلستان سے تازہ درآمد جگدیپ کی بہن ایک الڑ اور بدمست لڑکی تھی اور اس کی عمر سے مجھے ڈر لگتا تھا، کیونکہ یہ عمر فیصلے کرنے میں محتاط نہیں ہوتی۔ کرنل ہارڈنگ کی لڑکی ریتا کی پرکاش بھون میں آمد پر اس کا اچانک یہاں مہمان بن کر آ جانا خالی از علت نہیں تھا، لیکن کوئی ذی ہوش یہ قیاس تک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے سرگرم عمل ہو جائے گی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ مجھے اندھیرے اور آڑ میں چھپائے باغ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ بھون کا وسیع باغ سب سے قریب اور سب سے محفوظ جگہ تھی۔ رات کے وقت یہ باغ موت کے مسافروں کے لیے ایک عمدہ سرائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ راستے میں کئی بار میں نے مڑ کر دیکھنے کی جسارت کی، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا اور اس نے مجھے فرار کا کوئی موقع نہیں دیا۔ میں زندگی کی کسی مبہم اور موہوم امید پر میں اس کے اشارے پر پولیس راہ سے گزرتا ہوا باغ کے آباد ویرانے میں آ گیا تھا۔ وائی قسمت کے خلوت کی تلاش میں کوئی جوڑا بھی کسی درخت کے سائے میں جہاں چھپا ہوا نہیں، اور جب وہ مجھے اس بڑے درخت کے سائے میں لے آئی جہاں کیچو کا مہربان سایہ کبھی کبھی نظر آ جاتا تھا تو میں نے وحشت میں ادھر ادھر دیکھا۔ ممکن ہے کیچو ہی میری مدد کو آ جائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انیتا نے پہلے سے باخبر ہو کر اس طرف کا رخ کیا تھا۔ باغ میں ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹوں، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور جھینگروں کے شور کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرے اندر پہلے کی یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اندھیرا، سناٹا، پستول اور ناراض شخص سامنے ہو تو فیصلہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ندامت کی بات پر تھی اور میرا مقدر ایک نادان لڑکی کے ہاتھوں پھوٹتا رہ گیا تھا۔ اب تک جو تگودو کی تھی اس کا حاصل صرف یہ تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی انگلستان سے سرسراتی ہوئی آئے اور جو کام پرشوتم جیسے بدماش، راجے پور کے مادر و پدر، آزاد گنڈے، زہریلے سانپ اور سرکش گھوڑے نہ کر سکے، وہ کارنامہ اس کا مقصوم ٹھہرے۔ ساری زندگی توہین برداشت کی تھی، مگر ایسی توہین مجھے گوارا نہیں تھی۔ اگر اس شخص نے جو شاید میرے سامنے انیتا کو پستول بکف دے کر بھاگ نکلا تھا کسی کو جا کر خبر کی ہوتی تو اب تک کسی نہ کسی کو آ جانا چاہیے تھا۔ باغ میں آنے کے بعد یہ ٹمٹماتی روشنیاں بھی معدوم ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے آپ پر لعن و طعن کی اور میرے خوف کی وجہ غالباً یہ تھی کہ مجھے پستول کی مجز نمائی کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ آگاہی اندیشی اور بزدلی کی پرورش کرتی ہے، اور مجھے اس کا بھی کہ انیتا نے مجھ سے مکمل طور پر واقف نہیں، ورنہ وہ یہ قلندرانہ قدم اٹھاتے ہوئے 1000 بار جھجکتی۔ میرے پہلو میں، سامنے اور سر پر ہر طرف موت ہی موت تھی، اور میں ادب سے اس کی ضد پر تھا۔ موہن داس، اس نے پہلے کے مقابلے میں نسبتاً اونچی آواز میں کہا، اعتراف کرو کہ تم ہی وہ ظالم شخص ہو جس نے راجہ پور کے بے شمار گھر اجاڑے ہیں۔ راجکماری انیتا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم ایک آسان موت مر رہے ہو۔ اور اس نے سرد مہری سے کہا، اور تم اسے غلط فہمی کہتے ہو؟ اگر میں تمہارے جرائم کے سنگین رودات سے واقف نہ ہوتی تو مجھے تمہارے چہرے کی مصنوعی شرافت پر ضرور دھوکہ ہو جاتا، اور ممکن ہے کہ میں تمہیں معاف کر دینے کی غلطی کر بیٹھتی۔ اس کے لہجے میں گداز اور نرمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب تک میں نے یہی متش کی تھی کہ مجھے اس کے کسی غافل لمحے کی رعایت مل جائے، اور میں اسے الجھنا اور اشتعال دلانا نہیں چاہتا تھا، اور میرے عجز کا اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کچھ اور برو آفتہ فروختہ ہو گئی۔ زندگی کی پرواہ آدمی اسی حد تک کرتا ہے جس حد تک اس کی امید باقی رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام اندیشوں سے بالا ہو جاتا ہے۔
پھانسی کے جانے والے شخص کے قدم لڑکھڑائیں تو وہ بزدل اور احمق ہے۔ انیتا نے باغ میں آنے کے بعد میرا افسانہ تمام کرنے میں دیر کی تھی، اور دیر شاید اس لیے کی ہوگی کہ وہ مجھے آخری لمحوں کی اذیت کا دیر تک نظارہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کی آنا کا پوٹا تر کرنے کے لیے اس کے قدموں پر سر رکھ دوں گا، اور مجھے اس کے قدموں پر سر رکھنے میں کوئی آر نہ تھی۔ وہ اتنی حزین تھی کہ سر خامہ کروایا کرے اور لوگ اس کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیا کرے۔ راجکماری انیتا اور میں نے پہلی بار کسی قدر بھاری آواز میں کہا، آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں تم سے کیا چاہتی ہوں؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ تو قصہ ختم کیجئے۔ میں نے اپنا سینہ آگے کرتے ہوئے کہا، آپ کو حقائق علم نہیں ہے اور آپ کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی، تو دیر کیوں کر رہی ہیں؟ چلائیے گولی۔ میں بھون کے کسی اور ملازم کو یہاں نہیں لائی ہوں۔ اور وہ نفرت سے بولی، اور یہ تم ہو موہن داس کہ مجھ پر ہر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میں نے کن کن لوگوں کو رلایا اور ستایا ہے، اور تم ایک وحشی ہو۔ میں نے اس کا اور اپنا فاصلہ کم کر دیا۔ آپ کچھ نہیں جانتی کہ کس نے کس کو رلایا ہے۔ آپ سمندر پار سے آئیں اور آپ نے سنا اور ایک یک طرفہ فیصلہ کر دیا۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ راجے پور میں فساد کی جو بنا پڑ گئی ہے وہ میرے خاتمے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ دیکھ لیجئے گا، اتنا خون ہوں گے کہ شمار تک نہیں کیا جا سکیں گے، کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اور راجکماری، ہوش میں آئیے۔ بلا شبہ آپ کے ہاتھ میں پستول ہے، لیکن آپ کے حسین چہرے پر 2 آنکھیں بھی ہیں، اور میں آپ کو آخری بار کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میرا خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ اسے آسانی سے دریغ بہا دیا جائے۔ آپ نے میرے متعلق جو باتیں سنی ہیں وہ اس حد تک ضروری ہیں کہ ہم نے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے انگلستان سے آنے میں دیر کر دی، اور اب میری موت اتنی غیر اہم بات نہیں رہی جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ بہتر ہوگا کہ کچھ اور سوچ لیجئے تاکہ آپ اس اجلت پر پچھتانے کی زحمت سے اور میں آپ کے لیے کچھ مہلت دینے کی تجویز پیش کرتا ہوں۔ میری موت کی التوا سے آپ کو کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا، ورنہ میں نے تو خود کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں میری موت کی کنجی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل یا پرسوں جب آپ مناسب سمجھیں، میں خود آپ کے سامنے اسی صورت میں پیش کر دوں گا۔ اس میں کوئی فریب نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت آپ جو فیصلہ چاہیں کیجیے گا۔ میں بغیر ہیلو ہجت نہیں کروں گا۔ ہو سکے تو ایک تماشا بھی دیکھ لیجئے۔ تم بہت بڑے مسخرے ہو، اس نے زہر خان سے کہا۔ آپ اسے مسخرہ پن کہتی ہیں؟ یہ آپ کی زندگی کا سب سے نادر مشورہ ہے راجکماری۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اپنے بھائی قمر جگدیپ کی لگائی ہوئی اینک بدل کر چیزیں دیکھیں گی تو بہت مختلف نظر آئیں گی۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، آگے بڑھنے اور حرکت کرنے کی حماقت مت کرو۔ اور اس کی آواز میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ یہ وضاحتیں کرنے کا وقت نہیں تھا، اور مجھے جو کچھ کہنا تھا اس کا مؤثر خلاصہ پیش کرنا مناسب تھا۔ امتحان ختم ہونے کی گھنٹی کسی بھی وقت بڑھ سکتی تھی۔ ان آخری لمحوں میں کاپی پر جو بھی لکھا جا سکتا تھا وہ بے تحاشا لکھ رہا تھا۔ اور راجکماری انیتا، میں اپنے نپے تلے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ میرا سینہ حاضر ہے۔ آپ کو گولی مارنے میں جھجک کیوں ہو رہی ہے؟ ہمت سے کام لیجئے، آگے مت بڑھو۔ اور اس نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، میں شوٹ کر دوں گی۔ میں اس کے بہت قریب جا کر ٹھہر گیا، اور اب میں اس کے چہرے کے تاثرات آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اور اس کی آنکھیں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے ان دنوں میں اس کی آنکھیں پر آنکھیں ڈال دی، اور وہ سچ پٹائی، اور اس نے بے اختیار پستول اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آپ نے میری گزارش پر غور نہیں کیا، میں نے سرگوشی کی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، اور اس کی شہادت آپ کو گزشتہ واقعات سننے سے بھی مل چکی ہوگی۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، زندگی تو ایک حادثہ ہے، موت کی عمر بے حد و بے حساب ہے، اور اسی کو میں زندگی کا حادثہ کہتا ہوں۔ یہ حادثہ چاہے آپ کے ہاتھوں سے انجام پائے یا کسی اور کے ہاتھ سے، مگر یہ واردات کسی نہ کسی دن رونما ضرور ہوگی، اور آپ مجھے نہیں مارتی۔ آپ بے حد حسین لڑکی ہیں۔ کوئی حسین لڑکی اتنی تندو خواہ اور شقیہ قلب نہیں ہو سکتی۔ پستول سامنے سے ہٹا لیجئے راجکماری۔ موہن داس، تمہاری زندگی میرے قبضے میں ہے۔ اس نے اپنی آواز کا تاثر ختم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم اپنی زندگی بچانے کے لیے بہترین صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہو، اور ممکن تھا کہ مجھے تمہاری عمر اور اس کی قدر و قامت کا خیال آ جاتا، لیکن میں ان واقعات پر غور کرتی ہوں جو تم سے منسوب ہیں اور جن پر اب مجھے مکمل یقین ہوتا جا رہا ہے، تو تم پر ترس کھانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں آپ سے فریاد نہیں کر رہا، میں نے تیز و تند لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک موقع دے سکتی ہوں۔ وہ بہت احتیاط سے ادھر ادھر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے بولی، تم کسی تاخیر اور تردد کے بغیر راجے پور سے دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ یہاں پھٹکنے کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے اب تک جن لڑکیوں کو دیکھا ہے میں ان سے بہت علیحدہ ہوں،
और अगर मैं इनकार कर दूं और मैंने किसी कदर तहम्मुल से कहा तो तुम उसके नतीजे से आगाह होगे। मुझे अंदाज़ा है कि तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि मौत से ज़िंदगी का ये सस्ता सौदा ना करो। इसकी क्या ज़मानत है कि मैं ये नाजुक मरहला गुजर जाने के बाद आपके हुक्म की तामील करने के वादे पर कारबंद रहूँगा। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो शदीद नुकसान उठाओगे, फिर तुमसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मोहनदास, मुझे हैरत थी कि वो जुर्रतमंद लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। क्या उसका मकसद भी वही है जो मेरा है? मेरी तूल कलामी का मकसद साफ था और मैं अपने तमाम हवास समेत किसी मेहरबान लम्हे का मुंतज़िर था, मगर इसकी ताख़ीर का क्या सबब था? उसे तो इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी जितनी जल्द वो मौसीकी की महफ़िल में वापस हो जाती, उतना ही अच्छा था। और फिर एक अंदेशा पिस्तौल की गोली की तरह सनसनाता हुआ मेरे जहन में आया और मेरा जिस्म झंझना गया। आप गलत समझ रही हैं, ये कहता हुआ मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गया कि किसी जुर्रत का ख़तरा मोल ले सकूं। और उस मुख्तसर मुद्दत में मैंने उसकी तवज्जो मुंतफ़ करने के लिए क्या क्या तदबीर ना की होगी, मगर वो एक सतून की तरह खड़ी थी और मुझ पर निगाह रखे हुए थी। उसके तेवरों में लचक ज़रूर पैदा हुई थी, मगर ऐसी नहीं कि उस पर एतबार किया जा सके, और मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। एक नाजुक लड़की ने असाब चिमटी से दबा रखे थे और जिसके अंदर एक तूफ़ान रह रह कर उठ रहा था। यकायक मैंने बिजली जैसी सूरत से बाईं तरफ मुड़कर उसके हाथ पर झपटा मारा और उसने पिस्तौल चला दिया। बाग में हर तरफ गोली का तरन्नुम घुल गया। जो परिंदे पेड़ों पर सोए हुए थे वो फड़फड़ाने लगे और मैंने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली थी। चूड़ियाँ टूट कर नीचे गिर गई थीं और बचे हुए शीशे के टुकड़े मेरे हाथ में चुभ गए। वो चीखने लगी और मैंने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसकी नाजुक कलाई मेरी मजबूत गिरफ्त की मुतहम्मल ना हो सकी। पिस्तौल के गिरे हुए फल की तरह उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ा और मैंने उसे जूते की नोक से दूर फेंकने का इरादा किया, लेकिन फिर वहीं पड़ा रहने दिया। उसके होंठों और रुखसारों का रेशम मेरी सख्त उंगलियों से ख़राब हो रहा था। पिस्तौल नीचे गिर गया तो मैंने पुश्त की तरफ से उसकी सुराहीदार गर्दन में हाथ डालकर उस पर कब्जा जमा लिया। वो तड़पने लगी जैसे आवारा तायर पिंजरे में नया नाकैद होकर तड़पता है, और जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो उससे दोबारा मिलने की शदीद ख्वाहिश दिल में उभरी थी। अब सूरत अजीब थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बेआबो गया सहरा में एक तवील सफ़र के बाद पानी का कोई सोता नज़र आ गया हो और उसके बदन पर हाथ फिसलते जाते थे और उस ज़ोर से दबाते हुए झटक होती थी कि कहीं कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। कांच का बदन है, टूट ना जाए, फूल का बदन है, बिखर ना जाए। अंधेरे में साफ तौर से नज़र नहीं आया और इस वक्त वह कितनी सुर्ख हो गई होगी। हाथ धंसे जाते थे और उसे करंट लग गया था और वह बुरी तरह तड़प और मचल रही थी। मैंने सोचा कि उसका गला घोंट दूं या उसकी पतली कमर में दोनों हाथ डालकर बराबर कर दूं कि जो एक ज़रा सा डोरा नज़र आता है वो भी ना रहे। वो हिस्सों की औरत कैसी होती होगी, और मैंने बहुत कुछ सोचा मगर किसी बात पर अमल नहीं किया। जो एहतियात उस नाजुक बदन ने नहीं की बरती थी उसका मुजाहरा मैंने किया और मैंने उसे आज़ाद करके एक झटके से सब्दे पर फेंक दिया। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर वहीं ठटक कर रह गई और पिस्तौल का रुख उसकी जानब करके मैंने गहरी सांसें लेकर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, यहाँ करीब एक बड़ा हौज़ और गहरा कुआं है और मैं आपका दिलकश सरापा कहीं भी छुपा सकता हूँ। आपको वक़्त की इस नज़ाकत का एहसास है और किसी ने मुझे और आपको यहाँ आते हुए भी नहीं देखा। वो वर्जीदा नज़रों से मुझे देखने लगी और उसकी ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। मुमकिन है कि आप ये सोच रही हों कि आपने ख्वाह ताख़ीर कर दी। आपने अच्छा किया राजकुमारी नीता, आपने राजेपुर में कत्लो गारतगरी का एक ना थमने वाला सैलाब रोक लिया। क्या आप मुझसे ये तवक्का करती हैं कि मैं आपको ख़त्म कर दूँगा? मैं ऐसा तस्वर भी नहीं कर सकता। मैं इतना बदज़ौक़ नहीं हूँ। आप तो एक खूबसूरत शेर, एक शाहकार तस्वीर हैं। आप तो एक दिलकश साज हैं। भला इन चीज़ों पर भी कोई गोली चलाता है? अज़राह करम खड़ी हो जाइए, हाल में बहुत सी नज़रें आपकी मतराशी होंगी। चलिए कुछ मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। आपका ये पिस्तौल मेरे पास तोहफ़ा महफूज रहेगा और मुझे आपकी याद दिलाता रहेगा। मैंने पिस्तौल जेब में रखकर हाथ बढ़ाए और उसे फर्श से उठने में मदद दी। वो दम खुद सी थी। मेरी तरफ से अब भी वही पेशकश है। यकीनन आपको राजेपुर के संगीन हालात व वाक़यात पर संजीदगी से सोचने के लिए वक़्त चाहिए। एतबार कीजिए, जब आप मुझे मुजरम समझ लें तो इशारा कर दीजिएगा और मैं अपनी गर्दन लेकर हाज़िर हो जाऊंगा। वो कुछ नहीं बोली और अपना लिबास झाड़ती हुई उठी और उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। बाग के आखिरी सिरे तक हम दोनों खामोशी से एक साथ चलते रहे और अभी हम बाग के खास दरवाज़ों के बजाय बाड़ के दरमियान में कटे हुए तंग रास्ते से बाहर निकलने वाले थे कि करीब ही कहीं कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक
रुकने की आवाज़ आई और ब्रेक चीखे और मैं अनीता का हाथ खींचकर उसकी बार के साथ साथ कुछ दूर तेज़ी से आगे ले गया। गाड़ी रुकने के फ़ौरन बाद बाघ की सिमत भागते हुए कदमों की आवाज़ बढ़ती गई और मैंने बफर कर अनीता की तरफ देखा और वो भी घबराई हुई थी। यानी मेरा अंदेशा, मेरा वहमो गुमान के तराजू में पूरा उतरा था। उन्होंने चश्मे ज़ून में बाघ का सब्ज़ पोश दरवाज़ा अबूर कर लिया और मैंने अनीता का मुंह सख्ती से दबाने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की। वो तादाद में 4 थे और आते ही 2-2 की टुकड़ियों में एक दूसरे को इशारा करते हुए दाएं बाएं हो गए थे। वो बहुत फुर्तीले और लंबे तिरंगे मालूम होते थे। उनके सिरों पर साफ़े बंधे हुए थे और कमरे पटकों से कसी हुई थी। मैं अंधेरे में उनकी चेहरे नहीं देख सका, लेकिन उनकी जिसामतों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर गज़ब आलूद सरगोशी में अनीता को मुंतबा किया कि उसकी एक भी लग़ज़श जगदीप के ख़ानदान को एक और शख्स से महरूम कर देने का सबब बन जाएगी। उसने इस वक्त कोई मज़ाहमत नहीं की। इतनी जहानत तो एक आम आदमी में भी होती है और ये बहुत आसान था कि मैं अनीता को वहीं छोड़ देता और बाढ़ के किसी भी कटे हुए दरमियानी रास्ते से फ़रार हो जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी सोच ऐसी होती तो मैं बहुत पहले राजेपुर को खैरबाद कह चुका होता। पिस्तौल में 6 गोलियां थी और शिकारी पुल 4 थे और अंधेरे में ये एक निशानेबाज के लिए बहुत मुनासिब तनासब है। काश पिस्तौल में अपना शिकार सूंघने की भी हिस्स मौजूद होती, और जिस तरह पिस्तौल के बगैर आदमी निकम्मा है, उसी तरह पिस्तौल भी आदमी के बगैर बच्चों का खिलौना है। वैसे देखा जाए तो असल निशाना आँख लेती है और मेरे हाथों में अनीता की दबी हुई थी। अनीता की दबी पिस्तौल थी और आंखों ने पिस्तौल थाम रखा था। जो हरामखोर मुझे ज़िंदा गिरफ्तार करने की जस्तजू में आए थे, वो गैर मसला नहीं होंगे, बल्कि अपने तमाम बेहतरीन हथियार साथ लेकर चले होंगे। बस उनसे ये चूक हो गई कि ज़रा देर से आए, और अनीता ने तो अपनी बसात के मुताबिक उनका बहुत इंतज़ार किया। आदमी को घाटा अपनी इन्हीं गलतियों के सबब होता है। मैं प्रकाश बूंद की पुरसकून रात में गोलियां चलाकर हलचल मचा देने की ताइज़ में नहीं था, मगर इसके सिवा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और मुझे गिनती की भी फिक्र थी, और उनमें से 4 और कम हो जाएंगे। ये 4 ज़ख्म खोरदा बाकी रहे तो बहुत फितना फसाद कर सकते थे। गोली चले तो चले, आवाज़ आए तो आए, मगर फहरिस्त से 4 नाम तो हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे। फिर शायद जगदेव बापू अपने रवैये पर नज़रसानी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जगह भी गैर नहीं थी और किसी खतरनाक वक़्त पर अनीता को यरगमाल बनाया जा सकता था। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देना दानिशमंदी के ख़िलाफ़ था और मुझे उनके करीब आने का इंतज़ार था। मैं दम साधे और अनीता का दम रोके हुए पूरी तरह मुस्तदी से दरख्त के काले साए में खड़ा था, और वो हमें बाग में हौज़ के नज़दीक तलाश कर रहे होंगे। वहाँ से नाकाम होकर उनके पलटने में कुछ वक़्त ही रह गया है। जल्द ही मुझे लड़ता हुआ एक साया नज़र आ गया और मैंने उसके दूसरे साथियों के इंतज़ार में तवक़्फ़ किया। दूसरा भी उसके पास ही कहीं और था और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मेरी सिबत बढ़े और मुझे देखकर नहीं, बल्कि एक ही गोशा उनकी तलाश में बाकी रह गया था। अनीता बुरी तरह कसमसाने लगी और मैंने उसका चेहरा अपने पंजे के शिकंजे में कस लिया और वो नढाल हो गई, और इसी असना में वो और नज़दीक हो गए थे। बस यही वो लम्हा था जिसका मैं शिद्दत से मुंतज़िर था। ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरे पिस्तौल से 2 गोलियां एक साथ निकली हों, और इतनी तेज़ी और बरजस्गी से कि अगर अनीता का मुंह खुला हुआ होता तो वो दाद दिए बगैर ना रहती। 2 गोलियों की आवाज़ और मरने वालों की आखिरी घुटी हुई चीखों ने उनके बाकी 2 साथियों को भी इस तरह मतवज्जा कर दिया, और मैं अनीता को खींचता हुआ अपनी जगह से खिसक कर कुछ फासले पर एक दूसरे दख्त की आड़ में हो गया। वो वहशत में भागते हुए इधर आए और उन्होंने अपने 2 साथियों को ज़मीन पर बेजान देखा तो सरपट भागने की कोशिश की, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि लाशें बाग में इधर उधर बिखरी हुई ना पड़ी हों ताकि उन्हें उठाने में ज़्यादा जहमत ना हो। एक तो किसी तरद्दुद के बगैर अपने साथियों पर झुके झुके गिर गया, और बेवकूफ़ को घबराहट में यह ख्याल भी ना रहा कि निशाना यहीं से लिया गया है, और दूसरा कुछ तेज़ था। वह अपनी जान बचाने के दरवाजे के पार हो जाना चाहता था, और मैंने अनीता की कमर में हाथ डालकर उसे उठाकर भागना शुरू कर दिया। ऐसे मौक़ों पर उसका चीखने का इरादा नहीं होगा, मगर उससे बेख्तियार यह हरकत सरदीद हो गई, और भागने वाले शख्स ने एक नज़र मुड़कर देखा और उसने गोली चलाने के लिए हाथ उठाया था कि मेरी गोली उसके कलेजे में प्यूसत हो गई, और तकलीफ़ की शिद्दत में ट्रैगर उसके हाथ से दब गया और गोली किसी दरख्त में जाकर छुप गई। मैंने अनीता को आज़ाद कर दिया। वो गुमसुम हैरत ज़दा खड़ी थी, शायद उससे अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। मैं अपने बाजुओं का सहारा देकर उसे आखिरी लाश के पास ले गया और लाश खींचता हुआ उसके 3 साथियों तक ले आया।
ساتھ مرنا اور ساتھ جینا سے کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ تو کسی نہ کسی طرح نمٹ گیا، مگر اب سب سے بڑا مسئلہ انہیں باغ سے ہٹانے کا تھا۔ بیک وقت کئی گولیاں چلی تھیں اور جن کی آواز صدر دروازے پر تعینات سنتریوں نے بھی سنی ہوں گی، حالانکہ وہ بہت فاصلے پر تھے مگر عمدہ سماعت کے حامل تھے۔ اگر وہ اس طرف نہ آتے تو میں صبح ونر چندر سے کہہ کر انہیں جھوٹے برتن صاف کرنے کے کام پر لگوا دیا، اور میرا خیال 100% درست ثابت ہوا۔ چند لمحوں کے بعد ہی تیز آوازوں کا شور سنائی دیا۔ ان کا رخ صریحاً باغ کی جانب تھا۔ باغ میں انیتا اور میں اور 4 لاشیں موجود تھیں۔ یہ بہت نازک وقت تھا اور میں نے ندامت کے ساتھ انیتا کی گردن پر اپنے ہاتھ کی بھرپور ضرب لگائی، اور اس کی حالت پہلے ہی شکستہ تھی اور میرے بدن کے ساتھ جھولتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور باڑ کی آڑ درمیان سے نکل کر تیزی کے ساتھ سنتریوں کے باغ میں داخل ہونے سے پہلے باہر پہنچ گیا۔ یہ گولیاں کیسی چل رہی ہیں رام نواس؟ اور میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں موہن بابو، ہم بھی اس لیے اس طرف آئے ہیں۔ یقیناً گولیاں ادھر ہی چلی ہیں اور ایک ساتھ چلی ہیں، اور کچھ دیر پہلے بھی ایک آواز آئی تھی۔ اس وقت ہمیں شبہ ہوا تھا مگر پھر سناٹا چھا گیا۔ باغ میں ضرور خون خرابہ ہوا ہے موہن بابو، رام نواس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ احتیاط کی ضرورت ہے، اندر مسئلہ لوگ موجود ہیں، میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ دم سادے ہوئے اندر چلو اور سنگین تیار رکھو اور سارے باغ میں آدمی پھیلا دو۔ بہتر ہے موہن بابو، سنتری رام نواس نے جواب دیا۔ گھبراؤ نہیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، اب بہت تماشا ہو چکا ہے رام نواس، ذرا ہمت کرو، اور میں ان سب کے آگے ہو کر کہا۔ جیسے ہم باغ کا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے اشاروں میں انہیں ہدایت دی کہ ادھر ادھر بکھیر دیا، اور خود اپنے لیے وہ گوشہ اختیار کر لیا جہاں انیتا اور 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میری نگاہ کا دائرہ ایک بڑے حلقے پر پھیلا ہوا تھا، اور ان کے پاس 2 ٹارچیں تھیں، اور ان میں سے ایک کو میں نے اپنی تحویل میں لے لی تھی اور رام نواس کو ٹارچ سمیت مخالف سمت میں بھیج دیا تھا۔ ساتھ ہی اس ٹارچ کو کم سے کم استعمال کرنے کی ہدایت بھی کر دی، اور ان کے ادھر ادھر منتشر ہونے کے فوراً بعد میں نے ایک لاش کے سر سے صافہ اتار کر اسے اپنے جسم کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا، اور مشینی انداز میں نے یکے بعد دیگرے اٹھا کر موٹی اور اونچی باڑ کے اوپر رکھ دیا۔ ان کے بدن سے باڑ کے اندر کی طرف دب گئی، اور بے ہوش انیتا کو بھی میں نے باڑ کے اوپر دھر دیا۔ اس کے بدن میں ٹہنیاں چبھ گئی ہوں گی، لیکن اب ٹارچ کی روشنی ان میں سے کسی کو دیکھنے کی اہل نہیں تھی، بشرطے کہ کوئی درخت پر چڑھ کر اوپر سے روشنی نہ پھینکے۔ پھر جو سنتری تلاش میں ناکام ہو کر اس طرف آتا گیا، اور میں نے اسے دور ہی سے جا لیا اور رفتہ رفتہ سب کو باغ سے باہر کر دیا۔ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک ساتھ کئی سرگوشیاں ابھری، اور شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، گولیاں کہیں اور چلی ہیں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور صدر دروازے کے باہر جا کر دیکھوں۔ انہوں نے میرے حکم کی تعمیل میں اس طرح کی کہ جیسے ہی میں راجکمار وینر چندر ہوں، یا اس لیے کہ وہ خود کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ گون میں آئے دن کی خون ریزیوں سے ہر شخص پہلے سے خوف زدہ تھا۔ جب وہ صدر دروازے کی طرف کوچ کر گئے تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ باغ کے قریبی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اور جس میں وہ 4 بدماش آئے تھے، اور وہ ضرور ڈکی میں اور سیٹوں کے نیچے چھپ گئے ہوں گے، اس لیے ان پر دربانوں کی نظر نہیں پڑی، اور دربانوں نے صرف ڈرائیور کو دیکھا ہوگا اور تھوڑی بہت بات پرس کر کے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی ہوگی۔ جاتے جاتے سنتریوں نے اس پر ٹارچ پھینکی۔ گاڑی خالی کھڑی تھی، اور اس لیے وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے یہ آدھا گھنٹہ قیامت کا گزارا تھا تاکہ سنتری پرسکون ہو جائے اور گولیوں کی آواز ایک وہم سمجھ کر حسب عادت مراقبے میں ڈوب جائیں۔ آدھے گھنٹے بعد پوری احتیاط کے ساتھ میں نے باڑ سے لاشیں اتاری، ڈرائیور کی جیب سے چابی نکالی، اور سست رفتاری سے پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے 2 کو تو کسی نہ کسی طرح گاڑی کے ڈبے میں ٹھوس دیا، اور باقی 2 کو سیٹوں کے نیچے خالی جگہ میں چھپا دیا۔ اس کام میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو گیا، اور لاش اٹھانا، ادھر ادھر دیکھ کر لے جانا اور گاڑی میں ڈالنا ایک اذیت ناک مشقت تھی، مگر قسمت ہی نامراد تھی، اور اس کام سے نمٹ کر میں نے انیتا کو باڑ سے اٹھایا اور تمام تر نزاکت و نفاست سے حوض کے کنارے لے گیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گوش میں رکھ لیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کی ہتھیلیاں سہلائیں اور کمر پر مالش کی۔ جلدی میں ضرب کچھ شدید پڑ گئی تھی، اس لیے اسے ہوش میں آتے آتے وقت لگا۔ وہ آنکھیں کھول کر کچھ دیر وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، اور اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا۔ پھر جیسے ہی وہ پوری طرح ہوش و حواس میں آئی، تڑپ کر میری آغوش سے نکل گئی۔ میں نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے بازو سے پکڑتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ اپنے جسم سے خون آلود صافہ اتار کر میں نے اس کے گاڑی کے لاشیں ڈھک دی اور ایک صاف ستھرا صافہ سر پر باندھ کر انیتا کے پاس بیٹھ گیا، اور پھر میں نے پستول کی نال اس کی اریاں کمر سے ٹکا دی۔
गाड़ी बाहर ले चलिए अनीता देवी। और मैंने थकबाना लहजे में कहा, कहाँ? वो सरासीमगी से बोली, भून से बाहर, आगे का रास्ता भी मैं बताऊंगा और मुझसे इस वक्त गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। उसकी डूबती हुई आवाज़, आपको हौसला करके गाड़ी चलानी होगी, ज़्यादा दूर नहीं, आगे जाकर मैं गाड़ी संभाल लूँगा। तुम कहाँ चलना चाहते हो? उसने शिकस्ता आवाज़ में पूछा। आपने बहुत अल्लड़पन का सबूत दिया है, ये सब आपकी आज़ाद की हुई मुसीबत है। मैं अधूरा काम करने का कायल नहीं हूँ। वक्त खासा गुजर गया है, जल्दी कीजिए। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सर से नीचे मेरा आधा चेहरा साफे से ढका हुआ था और मैंने हाथ बढ़ाकर दूर से हॉर्न बजाया। सदर दरवाजे पर गाड़ी की रफ्तार सुस्त पड़ गई और मैं नज़रें झुकाए हुए डैशबोर्ड में किसी चीज़ की तलाश में मसरूफ़ हो गया। दरबानों ने जैसे अनीता को देखा, सलाम करके दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने पिछली नशस्तों पर भी नज़र डाली होगी और मुझे डैशबोर्ड पर झुके हुए देखा होगा। कोई ऐसे तशवीश की बात नहीं थी। कमर जगदीप की मुअज़्ज़ज़ बहन गाड़ी चला रही थी, कौन शक करता। सदर दरवाजे से बाहर निकल कर मैं गाड़ी ज़्यादा फासले पर नहीं ले गया। रास्ते में बहुत से सुनसान मकाम पड़ते थे। एक मुनासिब जगह गाड़ी ठहरा कर मैंने चारों लाशें एक दूसरे के ऊपर गड़े में फेंक दी और अनीता की आंखें फटी हुई थीं। आइए, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, गाने की महफिल शायद दम तोड़ चुकी होगी। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाइए, चलिए। और मैंने अदब से उसकी उंगलियां पकड़ ली। मोहनदास, उसके होंठ कपकपा कर रह गए। राजकुमारी, और मैंने इश्तियाक में आवाज़ में कहा। वो मुतज़ब्ज़ब और मुर्तश होने के सिवा कुछ न कर सकी। जट गाड़ी में बैठी और तेज़ रफ्तारी से बूंद में दाखिल हो गई। गाड़ी दूसरी गाड़ियों के साथ खड़ी करके वो मुज़म्मल अंदाज में उतरी और मैंने कुछ दूर तक उसका साथ दिया। और फिर जब मैंने उससे रुखसत होना चाहा तो वह टिकटिकी बांधे मेरा चेहरा देखती रही और अपनी परेशान जुल्फ़ें झटक कर आगे बढ़ गई। मैं इमारतों के दरमियान से गुजरता हुआ बड़े हाल के नज़दीक पहुंचा। लोग बाहर निकल रहे थे और मैंने उन सब को जाने दिया। और इससे पहले कि विनेश अपने महल में पहुंचता, मैं वहां पहुंचकर और बाथरूम में ठंडे पानी के शावर के नीचे अपना हाल दुरुस्त करके मुलाकाती कमरे में आ गया। विनेश चंद्र को अपने महल के पुरशिकवा ऐवान में आते हुए देर लग गई। वो ग्रामी कदर मेहमान रीता को इसकी ख्वाबगाह तक रुखसत करने गया होगा और रीता तखलिए के किसी ऐसे लम्हे की मुंतज़िर थी जब वो उससे मेरे बारे में इस्तफ़ार कर सके। और जब से वो आई थी मुझसे दूर दूर रही थी, लेकिन मैंने उस पर पहले ही ये तमाम सूरत वाज़ेह कर दी थी कि भून में प्रोफेसर ज़ाहिदी किस रूप में मुतहरक रहता है। अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की बाहमी कशमकश थे। उस दौर में ऑफिसर इन कमांड कर्नल हार्डिंग का अपना नौजवान और हसीनो जमीन लड़की को प्रकाश भून में भेज देना एक चौंका देने वाला इक़दाम था। ये सआदत राजेपुर में सिर्फ विनेश चंद्र के ख़ानदान को नसीब हुई थी। आका राधी तो जहाँ राधी, और गुलामों के यहाँ आका मेहमान। अल्लाह अल्लाह, छछूंदर के सर में चंबेली का तेल। मुझे एहसास था कि कमर जगदीप ने कैसे ये जहर पिया होगा। महाराजा का मुंह भी खासा कड़वा हो गया होगा। राजेपुर के बहुत से उमरा जो 3 ख़ानदानों की ताईद व तरवीद में हैं, उन्होंने रीता की आमद दिलचस्पी की नज़र से देखी होगी और नजी महफिलों में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हो रही होंगी। हालांकि सारी दास्तान का जो सादा सा नुक्ता था, किसी की नज़र भोले से उस पर ना गई होगी। आधी रात का वक़्त था और मैं नहाने के बाद कुछ ताज़ा और नया महसूस हो रहा था। मुझे एहसास था कि विनेश आते ही कैसा बरहम होगा। मौसीकी की महफिल से मेरी गैर हाज़िरी सब ने महसूस की होगी। विनेश की नज़रें बार बार दरवाजे की जानब उठती होंगी। पारो और शारदा भी बेताबी से पहलू बदल रही होंगी। बेख्तियार सुंदिया तो मचलती मचलती दरवाजे के पास आ गई थी। रागिनी को वहाँ देखकर मुझे कम अज़ कम इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया था कि महफिल देर तक जमी रहेगी। सिर्फ एक बार हज़ियानी कफ़ियत में रागिनी से मुलाकात हुई थी। बानों की याद ने सताया तो ज़्यादा देर वहाँ ना ठहराया गया, लेकिन रागिनी को दोबारा देखने की आरज़ू जहन की किसी तारीख गली में छुपी हुई थी। हुस्न की कसौटी शायद यही है कि दोबारा उसकी दीद की आरज़ू दिल में उभरे। और जहन की हालत इस बार भी वो गुर्गों थी और उधर संधिया सुइयाँ चुबो रही थी, उधर प्रीत का कांटा दिल में चुभ रहा था। और मैंने फ़र्ज़ किया कि रागिनी की आंखों ने मुझे ढूंढा होगा। बहरहाल ऐसे खुश ख्याल मफरूज़े मुमकिन है कि ज़िंदगी में एक लम्हे का स्वाद बख्श देते हों। मुझे मालूम था कि विनेश चंद्र आकर कहेगा कि रागिनी का गला ज़ख्मी है, और मैंने ज़ख्मों का ये जश्न नहीं देखा। मैंने दर्द का मंजर नहीं देखा और मैंने एक खूबसूरत रात मिस की। उसे क्या मालूम था कि मैं दुनिया ही के मिस करने वाला था। आदमी आदमी का चेहरा देखकर सुकून की सांस लेता है कि वो अभी ज़िंदा है, मगर वो किस तरह ज़िंदा है और किस तरह शोलों पर चलकर कैसे कैसे तूफ़ान चीरता हुआ चेहरा दिखाने आया है, उसका अंदाज़ा नहीं होता। जो आदमी ज़िंदा है
وہ بس اس لمحے کا منت کش ہے جو آتے آتے راستہ بدل گیا ہو اور پھر کسی اور طرف نکل گیا۔ وینا چندر کو آنے میں دیر ہو گئی اور کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ در و بام تھے، تصویریں تھیں، فانوس تھے، مخملی پردے تھے اور میں تھا، اور میں کتا کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ یہ خیال بھی نہیں رہا کہ اگر اچانک کوئی دوسرا آ جائے اور ملازم کے اس گستاخانہ انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھے تو کیا کہے گا۔ ملازموں کی نشست و برخاست علیحدہ ہوتی ہے۔ سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میرا جسم یہاں دھرا ہوا تھا اور روح راہ باریوں میں، خوابگاہوں میں اور راجے پور کی سڑکوں پر آوارہ پھر رہی تھی۔ ممکن ہے انیتا نے کنور جگدیپ کو فون پر اطلاع دے دی ہو کہ اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ وہ اب کہیں کوئی رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتی ہو۔ انیتا کیا سوچ رہی ہوگی؟ انیتا بستر پر کروٹیں بدل رہی ہوں گی اور اس کی باہیں، اس کا چہرہ، اس کی کلائیاں اور اس کے بدن کے تار جہاں جہاں میرے جسم و جان سے مس ہوئے تھے وہاں وہاں سنسناہٹ تھی۔ اس وقت تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، جب ٹھنڈی ہوا چلی تو محسوس ہوا انیتا نے راج کمار جگدیپ کی نیند بھی حرام کر دی ہوگی۔ وہ فون کے قریب بیٹھا کوئی جاں فضا مسئلہ سننے کے لیے مضطرب ہوگا۔ اب ہارن کی آواز آئی، اب آئی، اور وہ فون کی گھنٹی بجی، وہ بجی، اور مجھے اپنے سامنے دیکھنے کے تصور میں وہ ایک لمحے بھی سکون سے نہیں بیٹھا ہوگا۔ کیا کہا گیا ہوگا اور مجھے فی الفور اس کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ میری گالوں پر خوب تمانچے لگائے جائیں اور مجھے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں سے روندا جائے، میری کھال بیدوں اور کوڑوں سے ادھیڑ دی جائے اور میرا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے اور میرا گوشت کتوں کے آگے ڈال دیا جائے اور میرا سر وینا چندر کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ یہی ہوتا اور یہ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا، اور اس بار ہاتھ اوچھا پڑ گیا۔ لکیریں بار بار کہاں تک زور کر سکتی ہیں۔ کنور جگدیپ کی یہ رائے بہت صائب تھی کہ سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ انیتا کے ارادے اور جوش میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جہاں تک بنا اس نے اپنا کام بخوب کیا، اور ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی؟ اس زمانے میں اتنا بھی کون کرتا ہے۔ ایک بہن پریت بھی تھی، شان اس کی بھی نرالی تھی، اور میں نے ان دونوں کو تعظیم دی۔ انیتا کے لیے خاص طور پر جی چاہا کہ آڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بہت سی باتیں کروں۔ ابھی وہ رخصت ہوئی تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے دیکھے ہوئے برسوں بیت گئے ہوں، اور اس کی خیریت کا خط برسوں سے نہیں آیا ہے۔ دل کا عجب سا حال تھا۔ اچھا خاصا متوازن آدمی بھی کبھی کبھی پاگل ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہر شخص مکمل طور پر ہمیشہ متوازن نہیں رہتا، اکثر و بیشتر پاگل ہوتا رہتا ہے۔ یہ میرے پاگل پن کا وقت تھا۔ طرح طرح کے خیال، اونگے بونگے، ٹیڑھے میڑھے، لنگڑے لولے خیالوں کی یورش تھی۔ ایک لمحے میں یہاں، ایک لمحے میں وہاں، ایک آن میں زمین پر اور ایک آن میں آسمان پر۔ کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے پورا اور راجے پور اٹھا کے میرے سر پر رکھ دیا گیا ہو، اور کبھی سامنے کچھ سائے کچھ ہیولے سے نظر آتے۔ کبھی میجر رابرٹ کی لاش کے قریب گدھ بن کے جا پھٹکا، اور کبھی اپنی آگے سلاخیں دیکھی۔ کبھی سادھو دیوراج اور پنڈت ایشوری لال یا جوج مجود کی طرح دائیں بائیں استادہ ہو گئے۔ کبھی بانو آنکھوں میں آنسو بھر کر چلی گئی اور ڈالی گڈے کو مارتی روتی جھینکتی چلی آئی، اور کبھی چچا جان یاد آ گئے۔ بختیار سامنے آیا تو مٹھیاں بھنچ گئیں اور ترنم، موسیقی، گولیاں کبھی تھپ تھپ اور کبھی ٹھک ٹھک، کبھی تھا اور کبھی دھا دھا اور کبھی رو رو اور کبھی شو شو۔ تنہائی میں آدمی نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ دروازے پر سرگوشیاں ابھری تو میں نہ جانے کس ویرانے سے بھاگتا ہامتا ہوا واپس آیا اور سر کو کئی جھٹکے دیے، جیسے خیالات پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے، اور میں نے چند گہری سانسیں لی اور اٹھ کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ وینا چندر تنہا نہیں تھا بلکہ اپنے ساتھ سموچہ گلستان لے آیا تھا، اور ایک طرف پارو تھی اور دوسری طرف شاردا ایک نسترتن تھی، تو دوسری سومن، ایک ساون تھی تو دوسری بھادوں، اور ایک رتن جوت تھی اور ایک رتن چندن، اور کمرے میں ان کی سانسوں کی خوشبوئیں بس گئیں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر پارو اور شاردا کا عطر کشید کیا جائے تو کیسا نشاط انگیز ہوگا۔ ایک میں بھینی بھینی خوشبو ہوگی اور ایک میں کچھ تیز، اور مجھے وہاں موجود پا کر وہ تینوں چند ثانیوں کے لیے اچانک خاموش ہو گئے۔ سب کی نظروں میں بیک وقت ایک ہی سوال تھا جو آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ توقع کے مطابق وینش نے سکوت توڑا اور برہمی سے محفل موسیقی سے میری عدم موجودگی کا سبب پوچھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میں نے نیچی آواز میں جواب دیا، کیا ہوا تمہاں؟ اور شاردا مچل کر بولی، بس کچھ جی گھبرا رہا تھا۔
पारो लपकते हुए मेरे करीब आ गई और अपनी तशवीश छुपा न सकी। तो तुम जा क्यों रहे हो? घर जाकर आराम करो। मैंने गर्दन सीने में डाल दी और मेरा न्याज़मंदाना अतवार से विनश और मुतज़ब्ज़ब हो गया। शारदा पारो की मौजूदगी में और पारो उन दोनों की मौजूदगी में किसी मुलाज़म से इतना ही कह सकती थी। इस नौटंकी पर मुझे हंसी आ गई, गो किसी ने मुझे हंसते हुए नहीं देखा। तुम जब से अब तक यहीं मौजूद थे और विनश कुछ और न पूछ सका तो उसने अपना तजस्सुस इस तरह दूर करना चाहा। जी जनाब, और मैंने दानिस्ता झझ कर कहा और कुछ देर बाहर रहा। कोई ख़ास बात? विनश के मुंह से वहशत में निकल गया। नहीं जनाब, बस तबीयत ख़राब है। मेरे मौदबाना जवाबात से वो झंझला गया और घूर कर मुझे देखने और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। मेरी गुमशुदगी के बेसबब नहीं होगी, ये ख्याल उसके ज़हन में चिमटा हुआ होगा। शारदा और पारो भी निगाहों निगाहों में बेशुमार सवाल कर रही थी। क्या मुझे इजाज़त है? और मैंने आहिस्तगी से कहा, कहाँ? तुम अब कहाँ जाओगे? वह चौंक कर बोला, घर, अपने क्वार्टर में। और मैंने सादगी से जवाब दिया, नहीं, यहीं ठहरो और बराबर के कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़े। और मेरे नज़दीक आकर वो आँख का इशारा करते हुए बोला। मैंने बेचारगी से शारदा और पारो की तरफ देखा और उन दोनों की आंखों की रोशनियां जल बुझ रही थी और वो दोनों भी खड़ी हो गई और मुझे ये मंजर बहुत अच्छा लगा। सब एक दूसरे को देखते थे और नज़रें मिलाकर नज़रें फेर लेते। आखिर पारो ने जुर्रात की, मोहनदास, वो तमतराक से बोली, तुम एक अच्छे फंक्शन से महरूम क्यों रह गए? मुझे हैरत है कि तुम तो मौसीकी में बहुत दिलचस्पी लेते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इधर आ जाती तो तबीयत बहल जाती। राजकुमारी शारदा के लिए रानी पारो का एक मुलाजम से ये अंदाज़े तो खातब हैरत अंगेज़ था। शारदा एक ज़हीन और हसास लड़की थी और उसी लम्हे विनश ने मुझे हुक्म दिया, बैठ जाओ, और मैं हैरत से देखते हुए ज़मीन पर बैठने लगा। उसने सोफ़े की तरफ इशारा किया। मालूम होता है जैसे आज तुम्हारी मुलाजमत का पहला दिन है। रानी पारो और शारदा और भून के बहुत से लोग इस हकीकत से वाक़फ़ हैं कि तुम हम में से किस कदर करीब हो। ये कोई रस्मी नशस्त नहीं है, हमारे दिल में तुम्हारा अहदा महफूज है और इन दोनों के सामने हम कोई तकल्लुफ़ रवा नहीं समझते। विनश के तेवर जारहाना थे और इतनी बात वो ज़रूर जान गया था कि पारो से मेरे मुरासम आम नोयत के नहीं, और मैंने पारो को उसके हक़ में हमवार करने का मुश्किल काम भी अंजाम दिया है। यही वजह थी कि पारो को रीता की मेहमान नवाजी का निगरान बनाया गया था और मुझे विनश और पारो के सामने सोफ़े पर बैठने में कोई एतराज़ नहीं था। वो नरमो गुदाज जगह थी, मगर मुझे शारदा का ख्याल था। विनश का हुक्म कबूल करते हुए मैंने झिझक महसूस की तो पारो और शारदा ने भी एक साथ विनश की तायद की और मैं कुछ फासले पर सिमट कर बैठ गया। फिर वह थोड़ी देर पहले ख़त्म होने वाली महफ़िल के बारे में गुफ्तगू करने लगे और उन्हें कोई और मौजू नहीं मिल रहा था। क्या ख्याल है मोहनदास? रागिनी के मुकाबले में तरन्नम की आवाज़ ज़्यादा जमी, सुती और खींची हुई नहीं है? विनश आज मेरी रसवाई पर उतरा था और मेरे जवाब देने से पहले उन्होंने विनश से शिकायत की कि उसने अब तक तरन्नम को क्यों उनसे छुपाए रखा। तरन्नम तो सरबसरे तरन्नम है। विनश ने खोए हुए लहजे में कहा, सर उसके आगे प्रणाम करते हैं और मोहन जानता है कि वो क्या है, वो सुर की देवी है। क्यों मोहन? विनश सच कहते हैं। और पारो ने मुझे मुखातब करके रहा सहा हिजाब भी ख़त्म कर देना चाहा। राजकुमार मुझसे बेहतर राय कायम कर सकते हैं, मैंने सर झुकाकर कहा। राजकुमार? और विनश जुज़बुज़ होकर बोला, साफ साफ बातें करो मोहनदास, खुलकर अपनी राय का इजहार करो। मैं आज मकसमे में पड़ा हुआ था, अभी मैं विनश की राय की तायद कर ही रहा था कि अंदर विनश की ख्वाबगाह में फ़ोन की घंटी बजी। जाना दिनेश को चाहिए था और उसने मुझे इशारा किया कि फ़ोन में रिसीव करूं, और इस वक्त कौन हो सकता है? क्या कमर जगदीप का फ़ोन है? गालिबन उसने बरहम होकर विनश से बराह रास्त बात करने की कोशिश की है कि उसके गुर्गों से मज़ाहमत करने की कोशिश क्यों की गई? मोहनदास को थाल में क्यों पेश नहीं कर दिया गया और एक मुलाजम ने अपना सर आगे क्यों नहीं कर दिया? घंटी बजती रही। मुमकिन है कि सोचते सोचते अनीता ही इस नतीजे पर पहुंची हो कि विनश को रात की वारदात का हाल मुझ से पहले सुनाना बेहतर है। मैं विनश से ये रुदात ना जाने किस अंदाज से बयान करूं। वो तावील पेश करेगी कि मोहनदास ने उसकी जुल्फ़ें छूने की गुस्ताखी की थी। बिलफर्ज अगर अनीता भी नहीं है तो फिर इतनी रात गए कौन हो सकता है? राजेपुर में कोई और हादसा तो पेश नहीं आ गया। ये भी मुमकिन है कि अपने 4 आदमियों की मर्ग ना कहानी का सदमा कंवर जगदीप को बर्दाश्त ना हुआ हो और उस जहान फ़ानी से कूच कर गया हो। अच्छी खबरें इंतज़ार करा कर आती हैं, और कहीं मेजर रॉबर्ट की लाश तो पुलिस ने दरियाफ़त नहीं कर ली। फिर तो पुलिस ने कमाल कर दिया और मैंने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और दूसरे लम्हे मेरे कानों में जल्द रंग बाज उठी। वो रीता थी और बहुत मध्यम सुरों में कह रही थी, राजकुमार मैं रीता हूँ।
मैंने अपनी आवाज़ की लय बहुत धीमी कर दी और बायरन की अंग्रेज़ी में कहा, प्रोफेसर ज़ाहदी से बात करनी हो तो बताइए। ओह तुम, और उसकी आवाज़ तमतमाने लगी जैसे कोई सितार के तारों पर उंगलियां फेर दे। और तुमने मुझे क्यों बुलाया था? हाथी दिखाने, गाना सुनवाने, हिंदुस्तान की सैर कराने के लिए, और मेरे लिए हिंदुस्तान तुम हो। शाम से कोई ऐसी सूरत नहीं बनी। ये इंग्लिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, और यहाँ के लोग शर्माते ज़्यादा हैं। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में बहुत सी बातें आएंगी। मैं समझती थी कि आज रात राजकुमार के यहाँ तुमसे मुलाकात होगी, मगर वो भी कुछ परेशान और बेबस नजर आए थे। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? यहाँ अब भी लोग मौजूद हैं। ऐसा तो इंग्लिस्तान में भी होता होगा, और वहाँ भी लोग इंतज़ार किया करते हैं, वरना इतनी बड़ी शायरी कैसे तख्लीक हो जाती। मैं उन लोगों के सामने भी आ सकती हूँ। उलझन और बढ़ जाएगी। मैं पोर्ट्रेट की सूरत दीवार पर लटका रहूँगा और तुम देखती रहना। देखो, अगर मुमकिन हुआ तो इधर आने की कोशिश करूँगा। इधर भी कुछ यही सूरत है, मुनासिब नहीं। और मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया और फिर बोला, आज की रात शुमार मत करो। नींद नहीं आ रही है, वो थके हुए लहजे में बोली। जागने में और लुत्फ़ आएगा, देख लेना, तजर्बा शर्त है। ओहो, ये सब क्या है? वह हज़ियानी लहजे में बोली। शश एहतियात। और मैंने चुपके से कहा, सब आर्जी है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। और उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा, इतनी वाज़ेह बातें नहीं करते, हिंदुस्तान के तौर सीखो। ये कैसा अजीब है। ये कहते हुए वो फ़ोन रखते रखते बोली, हेलो, हाँ कहो। और मैंने उदासी से कहा, तुम्हारा मिलना ज़रूरी है। और उसने अटकते अटकते कहा। मेरे सर में अचानक सोजिश हुई और मैंने रिसीवर मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हारी दीद भी एक ज़रूरत है, प्यासे लोगों को पानी मिलना चाहिए। वो कुछ जज की कुछ और बात है, उसी वक्त ज़रूरत है। और मैंने संजीदगी से कहा, नहीं। वो उलझते हुए बोली, कोई एमरजेंसी नहीं, बस एहतियातन। यानी? और मैंने उससे मज़ीद कुछ पूछने की हमाकत की। कोई इतनी अहम बात होती तो सबसे पहले मैं उसी का तज़किरा करती। गोया मैं सुबह का इंतज़ार कर सकता हूँ, 1,00,000 सुबहों का। वो खुश दिली से बोली, ये क्या किया है? ये ज़िंदा नाच गाना है, तमाशा है, इबरत के लिए से देखो। और मेरी आंखें यकीन नहीं करती। और ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया।